सबसे पहले तो आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और आदाब। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लखनऊ आके सच में इतना अच्छा लग रहा है और इतनी खूबसूरत ऑडियंस के सामने आज रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप अपने इस बिजी स्केड्यूल में से, जहाँ सैटरडे के इतने प्लान्स बन सकते थे, आपने इस महफिल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। आई एम रियली थैंकफुल। और जब लखनऊ की बात निकलती है तो सिर्फ शहर आंखों के सामने नहीं आता, बल्कि इससे और खूबसूरत चीज़ें आंखों के सामने आती, जैसे शायरी, जैसे संगीत। और आज इस इतने खूबसूरत इतने कल्चरल शहर में आके आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर टुनाइट। थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका कीर्ति जी लखनऊ में, और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है आज इस हॉल में आपके सामने आकर आपसे बातचीत करने में। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो और लगा हो कि ये कभी खत्म ना हो? होता है ऐसा? या कभी कोई सफर जिसमें आप जा रहे हो वो आप चाहते कि खत्म ना हो? काफी हसीन सफर होते हैं ऐसे। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा प्लीज। कभी कभी ये भी लगता है कि दोस्तों के साथ किसी महफिल में बैठे हैं और वो महफिल खत्म ना हो। ये सब हो ना हो, एक चीज जरूर होती है कि कोई गाना हम सुनते हैं, गीत हम सुनते हैं, और तब लगता है कि वो गीत क्यों खत्म हो गया। 1 मिनट 2 मिनट और चल जाता है, ऐसा लगता है। पर मजबूरी होती है गीतकार की, हालांकि वो चाहता कि और लिखे, लेकिन हर गीत की एक मियाद होती है। प्रोड्यूसर बोलता है कि बस करो, रोक दो। तो वो जो 2-3 मिनट हर गाने में आपके रह गए हैं, वो 2-3 मिनट आज हम पूरा करने आए हैं। आपको जो 90 मिनट हम देने वाले हैं वो ये लम्हे हैं जो आपके हिस्से के हैं, पर किसी कारण छिन गए, लेकिन वो लम्हे हम आपको देने आए हैं। तो ये जो प्रस्तुति आपने सुनी, एक्चुअली हमारी थीम है कि लफ्ज हैं नए मगर दास्तां नहीं है। तो एक दास्तां वही है। तो एक नए लफ्जों के साथ ये महफिल आपके सामने है। जो अब अगली प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं, ये गीत लिखा है। हर गीत के साथ मैं थोड़ा सा आपको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, उसके लेखक के बारे में बात करके, उसके सिंगर के बारे में बात करके, या अपने लोग के बारे में बात करके कुछ ना कुछ गीतों के बारे में बताऊंगा। ये जो गीत है ये कैफी साहब का गीत है। कैफी साहब के साथ एक बड़ी मजेदार बात ये थी कि जब ये गीत लिखने को महेश भट्ट साहब ने उनसे कहा तो सिचुएशन ये थी कि भाई ऐसा है कि एक लवर है, वो एक हीरोइन को कह रहा है कि ब्रेकअप कर लो भाई, अपने हस्बैंड को छोड़ दो। क्रांतिकारी किस्म के थे कैफी साहब,
तो उनसे कहा कि घर में क्रांति करा दो, तोड़वा दो घर, ऐसा गीत बोलो कि गाए। तो कैफी साहब की क्रांतिकारी इमेज ने कहा हाँ ठीक है, लिखते हैं ऐसा कुछ। फिर उन्होंने पूछा कि हीरोइन कौन है? तो महेश बोलते हैं कि आपकी बेटी। तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि उसका घर कैसे तोड़वाएं। तो उन्होंने घर तोड़ने वाला गीत तो लिखा, लेकिन इतना खूबसूरत गीत कौन सा गीत होगा? फिल्म अर्थ, और बताइए क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और इस पे हमने 2 शेर नए जोड़े हैं जो कीर्ति जी अपनी खूबसूरत आवाज में आपको सुनाने जा रही हैं। कीर्ति जी अगर आप एतराज ना करें तो मैं एक शेर आपको नजर कर दूं कि यूं ही थोड़ी मैं अपने अल्फाज किसी को देता हूं, यूं ही थोड़ी मैं अपने अल्फाज किसी को देता हूं, मुझको ये मालूम है कि आवाज तुम्हारी अच्छी है। थैंक यू। All yours. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। इसे मैं खुशबू में तेरी भीगो के लाया हूँ, इसे मैं खुशबू में तेरी भीगो के लाया हूँ, बता खुशगवार है कि नहीं, बता खुशगवार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। जिन्होंने प्यार किया है उन्हें पता होगा। I think ये जो शेर है इससे सब रिलेट करेंगे क्योंकि सबने जिंदगी में एक ना एक बार तो प्यार जरूर किया है। शादी हो गई हो तो बात अलग है, उसको भी प्यार में कंसीडर नहीं, बट हम सबकी जिंदगी में मोहब्बत हुई है, हमारे दिल ने फील, तो उस फीलिंग को डेडिकेटेड ये शेर है। जिन्होंने
बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? ये चीज है कि शानदार नहीं? है या नहीं है? जी। और जब भी आपका मन करे कि आप साथ में गुनगुनाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो अपने आप को रोकिए आराम से। इसीलिए हमने ये फॉर्मेट रखा है कि हम आपके सामने रहें, आप हमारे सामने रहें। आप तो हमको देखते ही, पर हम भी आपको देख सकें। अब हम जिस गीत की तरफ बढ़ते हैं, क्रिकेट में कितने कितने लोग का इंटरेस्ट है, और 5 डे मैचेस किसने किसने शौक से फॉलो किए। आई कैन सी सम हैंड्स। और मुतैया मुरलीधरन का नाम कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। तो उनकी जो स्पिन गेंदबाजी थी, जो फिरकी गेंदबाजी थी, वो पता तब चलती थी जब बैट्समैन का विकेट गिर जाता था। तब उसको समझ में आता था कि आई कहां से। कई बार बैट्समैन ये कहते थे, हमने रिप्ले में जाके देखा कि हम आउट कैसे हुए। ये कमाल था। और अगर किसी गीतकार को आप शब्दों का स्पिनर कह सकते हैं, तो वो है गुलजार। जब आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, तब आपको पता चलता है कि ये गेंद आई कहां से घूम के हमारे किस हिस्से को छूकर चली गई। तो गुलजार के बारे में इसलिए मैंने बात की कि अगला गीत जो कीर्ति जी गाने जा रही है, गुलजार साहब का है। इस गीत के साथ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। पहले हम आपसे वो गीत की एक लाइन गवाते हैं। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। फिल्म का नाम है घर। विनोद मेहरा रेखा की आंखों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक साथ बोलिए 1 2 3। अरे गा के बताइए। आपकी क्या बात है, वाह। अभी आवाज खुलेगी आपकी। अभी आवाज खुलेगी आपकी। लखनऊ वाले हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा। एकदम से तो लखनऊ वाले भी नहीं खुलते, तकल्लुफ में ही खुलेंगे। तो इस गाने में क्या हुआ कि पूरा गाना आंखों पे लिखा गया। तो जो गुलजार साहब ने लिखा वो कि जब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं, ये गुलजार साहब ने लिखा। गुलजार साहब ने जब हिले लिखा। जब किशोर कुमार ने गाया तो लब हिले गा दिया। अब गुलजार साहब की जितनी पोइट्री की समझ थी, शायद किशोर कुमार की भी उतनी नहीं थी। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड, गुलजार साहब गिव इन टू किशोर कुमार और ये कहे कि तुम्हारी म्यूजिकलिटी की समझ को मैं डाउट नहीं कर रहा हूं। अगर तुम कह रहे हो लब हिले, तो माला जी वो लब हिले ही होगा। एंड देन दिस सॉन्ग बिकेम आइकॉनिक। और कहीं पर भी ये नहीं लगता है कि यहाँ पे लब हिल जब हिले होना चाहिए था, वहां पे लब हिले ही अच्छा लगता है। कीर्ति जी।
आपकी जानी पहचानी रहेंगी, लेकिन जो अल्फाज हैं ना वो एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ आपको लगे कि वो धुन आपकी है, वो गाना आपका है, वो कहानी आपकी है, आप प्लीज़ फ्रीली मेरे साथ गाइए। बिल्कुल किसी को भी आप झिझकना नहीं है, यहाँ पे दिल खोल के गाना है, क्योंकि जो एनर्जी आपके वहाँ से आएगी ना उससे डबल यहाँ से आएगी। तो इट्स अ डील। तैयार है आप सब लोग? इसके नेक्स्ट गाना में मुझे आप सबका साथ चाहिए, ठीक है? अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कैफी साहब की, तो मुझे किस्सा और याद आ गया। कैफी साहब ने चेतन आनंद की एक फिल्म में गीत लिखे, तो उसका नाम था हीर रांझा। बड़े खूबसूरत गाने थे उसमें। जब वो चेतन आनंद साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि फिल्म के गाने तो आप लिखेंगे, डायलॉग्स भी आप लिख दीजिए। कैफी साहब ने कहा बहुत बड़े बड़े डायलॉग राइटर्स हैं, आप क्यों हमसे कह रहे हैं? तो चेतन साहब ने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के सारे डायलॉग्स राइमिंग हो। और कभी आप अगर ये फिल्म आपको YouTube पे या कहीं दिखाई पड़े, देखिएगा कि बहुत मुश्किल काम होगा कि सारे, हालांकि पुराने जमाने में तो प्लेज ऐसे ही लिखे जाते थे राइमिंग में, पर ये फिल्म ये मॉडर्न फिल्म है और इसमें ये काम होना बहुत कमाल का है। और मुझे तो खास तौर से मुश्किल ये लग रहा था कि डायलॉग डिलीवरी राजकुमार ने कैसे की होगी विद राइमिंग, और उनकी जो शख्सियत है उसके साथ जानी। राजकुमार साहब के साथ बात करते करते मुझे एक और किस्सा याद आया कि राजकुमार साहब का एक इंटरव्यू लेने की सोची एक यंग जर्नलिस्ट ने। तो उसने अपने एडिटर से कहा कि मुझे इनका इंटरव्यू लेना है। तो एडिटर ने कहा देखो राजकुमार साहब का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, थोड़ा केयरफुल रहना भाई, बड़े खतरनाक किस्म के आदमी है। बोला नहीं सर चिंता मत करिए, बोले उनसे कुछ उल्टा सीधा सवाल मत पूछना, काट खा जाए। अब जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट होता, यहाँ पे है पत्रकार होंगे जरूर, उनको डर वर तो लगता नहीं। तो उसने कहा राजकुमार साहब फिल्मों के बारे में बात करके, राजकुमार साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी शख्सियत इतनी शानदार है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, माथा इतना चौड़ा है, आवाज कितनी जानदार है, मूछें कैसी रख ली आपने? अब दिस वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट। राजकुमार साहब का चेहरा तमतमाया, हाथ टिपिकल अंदाज में उनकी गर्दन पर गया और जवाब निकला जानी, इंसान के जिस्म में उसकी नाक सबसे अहम होती है और मैं उसे अंडरलाइन करके रखता हूं। तो इसी तरह के किस्से होते रहेंगे। और अब हम जिस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गीत पिछले कुछ सालों में हमारे जहन पे चढ़ गया। बहुत खूबसूरत गीत है और आप जब देखेंगे, जब कीर्ति जी से अपनी आवाज देंगे तो ये और खूबसूरत होगा। हस्ती मल हस्ती एक शायर है, बहुत ज्यादा नाम लोगों ने शायद नहीं सुना होगा और मुशायरों से दूर रहते थे, बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते थे। सुदर्शन फाकिर इनके अच्छे दोस्त थे। तो फाकिर साहब एक बार बोले कि तुम्हारे गीत को जगजीत साहब को गाना चाहिए। तो जगजीत सिंह के पास लेके गए कि इनकी गजल अपने किसी एल्बम में डाल दो भाई। तो उस वक्त वो फेस टू फेस नाम का एल्बम बना रहे थे, शायद जो जगजीत सिंह के फैन उनके पास वो एल्बम हो। तो जगजीत सिंह ने कहा कि किसी की सिफारिश आई है तो भाई डाल देते हैं। तो साइड बी, अगर आप लोग अभी समझते हो तो साइड बी में चौथा गाना डाला गया। पक्का ये कह के कि ओब्लाइज कर दे रहे भाई, तुमने कहा तो डाल। लेकिन जब वो एल्बम रिलीज हुआ, वो न सिर्फ फेस टू फेस बल्कि जगजीत सिंह की बेस्ट गजलों में से आ गया। उसका एक शेर मैं पहली लाइन कहूंगा, दूसरी लाइन मैं चाहूंगा कि आप रिपीट करें। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी, बोलिए ना, लंबी दूरी वक्त तो लगता है।
बहुत खूबसूरत। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये कितना अच्छा अनुभव हुआ करता था, चिट्ठियां लिखने का, चिट्ठियां मिलने का। ये नई जनरेशन क्या जाने कि पहला खत क्या होता था। तो चार वो टाइप करना शुरू करता है, बाकी काम तो मोबाइल लिख देता है। तो चैट जीपीटी से भी लग लेता, लिखवा लेते होंगे लोग। वैसे इस गजल में मैंने 4-5 शेर लिखे हैं। कीर्ति जी ने गाया नहीं, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं गाया। आपको लगता है मैं इतनी हिम्मत कर सकती हूँ यहाँ पे? पर मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने लिखा। और ये यहाँ पर जितने भी, डोंट गेट ऑफेंडेड, पर जितने भी चांद यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबको नजर कर रहा हूँ, डेडिकेट कर रहा हूँ। कि आप लोग गेस मत करिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। चांद निकलता है बादल से थोड़ा धीरे से, चांद निकलता है बादल से थोड़ा धीरे से, सर के बालों को झड़ने में वक्त तो लगता है। इसीलिए मना कर दिया था। ओके, अब हम जिस गीत की बात कर रहे हैं, इसमें ये हजरत साहब का गीत है, हजरत जयपुरी। पर मैं हजरत साहब की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। बहुत खूबसूरत गाना, फिल्म जंगली, और लता जी ने भी गाया है इसको, रफी साहब ने भी गाया है। आप समझ गए होंगे कौन सा गाना। इंटेलिजेंट ऑडियंस। अब मेरे लिए दिक्कत क्या हुई कि इस गाने में आप समझते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिसको काफिया कहते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, कहने दो, रहने दो, सहने दो, पहने दो। ये चारों काफिये जो पोएटिक काफिये थे, ये यूज कर लिए हजरत साहब ने। अब मेरी थोड़ी सी जिद होती कि जब मैं कुछ नया लिखूं तो काफिया भी नया लगाऊं, तो मेरे पास तो काफिये बचे नहीं, और इस गाने पे लिखने का मन बहुत था। अब आप अगर मेरी जगह होते तो कौन से काफिये सोचते, जरा बताइए। कहने दो, रहने दो, सहने दो, पहने दो, ये निकल गए। अब बचाइए क्या बचा। नहीं, चाहने दो, चाहने हो जाएगा। गाने दो, हाँ जी, हने दो होना चाहिए, हने दो का स्वर है। गाने दो, गाने दो। ये कौन बोला? क्या होता है? मतलब नहीं, हार मान ली। आप सोचिए, आपने इतने बड़े लोगों ने हार मान ली, इतने सारे माइक ने हार मान ली, तो एक मेरा छोटा सा माइक तो हार मानता। मुझे एक काफिया याद आया, कहने दो। अब सोचिए कि हीरोइन हीरो से कह रही है, कहती हैं आजकल कहने दो, बैठे दो नहीं हो रहा, कहने दो। तो कहने दो, लेकिन पोएटिकली हीरोइन का कहने दो, कहने लाके दो मांगना अच्छा लगेगा क्या? बताइए, वुड यू लाइक इट? नो। तो यहां पर मैंने कुछ ट्विस्ट किया, मैं बताऊंगा नहीं। कीर्ति जी जब गाएंगी तो आप उस ट्विस्ट पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो रहा है। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मैं अकेले नहीं गाऊंगी, साथ ही गाना है। एहसान तेरा होगा
आज हमारी जो अलग आइडेंटिटीज़ है वो साइड में रख के वो एकता की ओर जाने वाला ये शेर है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर गौर फरमाइएगा। है जुदा रंग खुशबुएं फिर भी, है जुदा रंग खुशबुएं फिर भी एक होती है ज़ात फूलों की, एक होती है ज़ात फूलों की। फिर चिड़ी रात हाथ फूलों की, फिर चिड़ी रात हाथ फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। आप जिस रोज़ आँख में आए, आप जिस रोज़ आँख में आए, है उसे रोज़ मार फूलों की, है उसे रोज़ मात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। चिड़ी रात हाथ फूलों की, चिड़ी रात हाथ फूलों की। बहुत खूबसूरत। और आज इस महफिल में जाहिर सी बात है कीर्ति जी तो यहाँ की फूल ही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कांटे नहीं हैं। और वो भी फूल है बता रहे हैं, बोले गोभी का है बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सब से भी रूबरू हो जाएं और उनका भी छोटा सा परिचय मैं देता हूँ। राकेश आर्या जी गिटार पे, रिंकू जी कीबोर्ड पे, लोकेश जी हारमोनियम पे, नितेश जी तबले पे और दीपक जी कीबोर्ड पे। और एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम की जो रूह बने हुए हैं। चलिए अब हम जिस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गीत लेना 2-3 कारणों से जरूरी है। पहला कारण तो ये है कि ये देवानंद की फिल्म का गाना है और मुझे इसको लेना बहुत जरूरी है। यू ऑल नो, जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं किस कदर देव साहब का फैन हूँ। तो गाइड फिल्म का ये गाना है। गाइड के एक से एक गाने हैं, शायद रेयरली 1-2 फिल्में आपके जहन में आएंगी जिनके सारे गाने सुपर हिट हों और सारे गाने बहुत खूबसूरत हों। एस डी बर्मन साहब का संगीत है। फिल्म को बनने में बहुत अड़चने थी। एस डी बर्मन साहब को शायद उस वक्त ही हार्ट अटैक आया और 1-1.5 महीने की वो बेड रिडन थे। देव साहब ने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं चुना, वेट किया। ये लॉयल्टी उस वक्त होती थी, वेट किया। जो सिचुएशन दी गई उसमें, अच्छा हाँ, हजरत साहब इस गीत को लिखने वाले थे, इस फिल्म के गीत लिखने वाले थे। उन्होंने गीत लिखा, देवानंद और गोल्डी विजयानंद ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फिर लिखा, फिर रिजेक्ट कर दिया। तब हजरत से कहा, देव साहब एक बात तो मैंने मान लिया,
मुझे आज तक एक बार भी रिजेक्शन नहीं हुआ। देव साहब ने कहा एक बार और ट्राई कर लो हजरत, तो हजरत ने कहा नहीं जी अब मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं आपकी फिल्म छोड़ रहा हूं। अब संकट फंसा म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी फिल्म, अब गीतकार नहीं मिल रहा है। ये लोग गए शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र ने आप तक में अवसर सुना हुआ था, उस वक्त भी मोदी जी से पहले भी सुन रखा था। तो शैलेंद्र ने 5 गुना प्राइस कोट कर दिया, क्योंकि यू आर कमिंग टू मी टेकिंग मी एज अ सेकंड चॉइस, तो उसकी कीमत तो मैं लूंगा। देवानंद ने सुना ही नहीं, बोले जो बोल रहे दिया, हो गया। अब जिम्मेदारी शैलेंद्र की हो गई कि वो क्या बनाए, और क्या बनाया। एक से एक गीत। जावेद साहब कहते हैं कि गीत सुनने के बाद मुझे लगता है कि हम सब बहुत पौने हैं। नाचे सपेरा की बात वो करते हैं, तो गाइड का वो गीत। और विश्वास मानिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं इस गीत के लिए, इसलिए कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। एक हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, एक किसी को प्लैंचेट होता ना, प्लैंचेट, उसमें उंगली रख के आत्मा को बुलाते थे। तो मैंने प्लैंचेट तो नहीं लिया, लेकिन शैलेंद्र की आत्मा को बुलाया कि शैलेंद्र साहब आइए और मुझसे कुछ अपने जैसा लिखवा दीजिए। मैं खुद तो नहीं लिख सकता था, तो जो लिखा है वो शैलेंद्र ने ही शायद लिखा होगा। आप सुनिए। आप लोग जहां कुछ भी अच्छा लगे मोबाइल छोड़ के तालियां बजा सकते, इसमें नहीं लगाते। अगली गजल इंशा साहब, इब्ने इंशा। जितने अच्छे शायर उतने अच्छे प्रोज राइटर, और उनकी बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजेदार सी किताब है उर्दू की आखिरी किताब। कभी आप लोग को मौका मिले जरूर पढ़िएगा।
तो उसमें उन्होंने ये एक्चुअली उर्दू की पहली किताब एक आई थी, उसके तंज में उन्होंने उसके जवाब में ये किताब लिखी, उर्दू की आखिरी किताब। और बड़े मजेदार चैप्टर्स थे। उसमें एक चैप्टर था मोहम्मद गजनी के ऊपर। तो जो सवाल थे वो 4 सवाल मुझे याद है। वो 4 सवाल सुनिए कि गजनी ने किस मुल्क पर 17 हमले किए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था गजनी ने 17 हमले, गजनी ने हिंदुस्तान के ऊपर कितने हमले किए। और तीसरा था कि हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किस बादशाह ने किए। मैं ये समझता हूं कि इंटेलिजेंस का जो सीधा साधा सबूत है वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। अगर आपको किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर दिख रहा है तो वो इंटेलिजेंट है। जो नहीं दिखाता वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कुछ लोग चुप रहते हैं, उनका मन ही मन हंसते रहते हैं वो, लेकिन कुछ का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और जब आप जगजीत सिंह को सुनेंगे तो उनका भी जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। एक बार मैंने उनका एक जोक सुना था, वो सुन लीजिए फुकाने पे। वो जोक क्यों था कि उस वक्त की बात है जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, और फोन हमें से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वक्त देखा है जब मोबाइल फोन्स नहीं थे। फोन का बजना इतना बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता था। किसका होगा, घर में क्यों होगा, घर में 10 लोग हैं, किसी का भी हो सकता है, और जो 10 लोग के 100 जानने वाले हैं उनमें से किसी का भी हो सकता है, और क्यों होगा, किसी का कौन उठाएगा, ये भी बहुत बड़ी रेस थी। लोग दौड़ते थे फोन उठाने पे। इनकम नहीं, मोबाइल उसमें नहीं, लैंडलाइन में नहीं होता, लैंडलाइन में नहीं। और ये जो है ना कि आज की तारीख में सबके पास मोबाइल फोन है, कोई नहीं उठाता, तब एक लैंडलाइन उठाने के 20 लोग दौड़ते हैं। तो शर्मा जी और मिसेस शर्मा बैठे हुए थे और फोन बजा। तो शर्मा जी ने मिसेस शर्मा से कहा, देखो अगर मेरा फोन हो तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं। उनको लगा किसी से उधार लिए, वो वापस मांगने की। तो मिसेस शर्मा ने फोन उठाया और बोला, नहीं शर्मा जी घर पे हैं। तो नाराज हुए कि मैंने तुमसे मना किया था। तो बोले, तुम्हारा फोन थोड़ी था, मेरा था। और अब वो गीत इब्ने इंशा का। चांदनी गया
यहाँ पे जो अब अगला शेर आएगा, तो अक्सर ये होता है कि आप कहाँ से नया थॉट लेके आए हैं, कैसे डालें। तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने महबूब को या अपने गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को देखिए और बन जाएगा, लेकिन तीनों अलग अलग बनेंगे, एक जैसे नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा पत्नी टाइप का शेर है जो आप कीर्ति जी गाएंगे, आप सुनिए। बहुत 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 कुछ। अब हम एक बार फिर जा रहे हैं पंचकथा की तरफ। अभी हमने आपकी आंखों में सुना था, और आर डी बर्मन साहब के साथ खास बात ये थी कि जब वो गाना कंसेप्चुअलाइज करते थे तो सिंगर की आवाज सुन के ही करते थे। उनको मालूम होता था ये गाना यही सिंगर गाएगा। और आशा जी उनकी पत्नी थी, लेकिन आशा जी को ये शिकायत थी उनसे कि जो ज्यादा खूबसूरत गाने हैं वो आप लता को देते। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो अमित कुमार ने गाया, और अमित कुमार से जब उन्होंने ये गवाया तो अमित कुमार बहुत बड़े सिंगर नहीं थे, और यकीन जानिए उन्होंने इसलिए नहीं गवाया होगा कि वो किशोर कुमार के बेटे थे। उनको लगा होगा ये गाना अमित कुमार ही गा सकते। तो जब अमित कुमार उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, अमित केवल एक बात मेरी ध्यान रखना, इस गाने को तुम अपनी तरह गाओगे, किशोर की तरह नहीं गाओगे। और ये मैं हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं जिसके घर में बड़े बुजुर्ग अभी सब होते हैं, आपको कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका ग्रैंडसन हूं, मैं उनका बेटा हूं। तो ये आपको जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करेंगे, आपको दुनिया आपके रूप में रिस्पेक्ट नहीं देगी। और उन्होंने इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका दिया? खुद का। ये बताया कि मैं शुरू में हो सकता है कुछ गानों में आपको एस.डी. बर्मन की झलक दिखे, बट देन इट वाज प्योरली आर.डी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन। और ये गाना आप जब सुनेंगे ओरिजिनल में तो आपको लगेगा कि अमित कुमार ने गाना अमित कुमार की तरह गाया, कहीं पर भी उसमें किशोर कुमार की छाया नहीं है। वो गाना आप सब गाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और ज्यादा ही अच्छे लोग हैं, और आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, एक बार फिर से, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये नैना और एक बार फिर से ये खींचना है।
बहुत बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। शुक्रिया। नहीं, सच बताएं, सबकी तरफ हमारी सक्सेस या हमारे शो की सक्सेस एक ही चीज़ पर निर्भर करती है कि आप लोग कैसा सुनते हैं, और जब आप जैसे सुनने वाले हो तो हम बहुत निश्चित हो जाते हैं कि अच्छा आ जाएगा शो। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। अब जो अगली गजल कीर्ति जी गाने जा रही है, एक तो हमारे शहर से वाबस्ता है ये गजल। कुछ अंदाजा तो हो गया होगा आप लोग कहाँ जा रहे हैं। शहर से वाबस्ता है, और एज ए राइटर जब मैं कुछ लिखता हूँ तो कुछ चीजों में आपके दिल को सुकून मिलता है, लगता है दिल ने कि बहुत अच्छा काम किया। कुछ चीजों में आपकी जहनियत को सुकून मिलता है कि क्या कमाल का काम किया। कुछ चीजों में ऑडियंस को सुकून मिलता है, पर कुछ चीजें लिखने के बाद मजा आता है यार। और ये जो मैंने लिखा इसके बाद वाकई मुझे बहुत मजा आया। इसमें भी इशू था कुछ काफियों का, और एक अलग सा मूड है। बहुत बड़े शायर का लिखा हुआ कलाम है, शायरियात का कलाम है, खयाम साहब का संगीत है।
क्या है कि मुझे देखें और इन्हें सुने। नहीं, आप ही को देखें, आप ही को सुने। अच्छे कलाम को अगर अच्छी आवाज मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है कि उसको मोक्ष मिल गया। और ये बहुत, मैं आपसे कृतज्ञता के साथ कह रहा हूँ कि आपकी आवाज से ये जो भी मैंने लिखा है वो जीवित हो रहा है, और आई कैन सी दैट हैपनिंग। थैंक यू, आई एम इक्वली ग्रेटफुल, क्योंकि एज अ सिंगर जब इतने खूबसूरत अल्फाज, इतने खूबसूरत लिरिक्स आपको गाने मिले, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच। इस पूरी महफिल के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। क्या बात। चलिए, गनीमत आपको शहरयार नहीं नजर आए यहाँ पर। अब हम जिस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 1960s की बात है। फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी घटना हुई। जो दो आइकॉनिक आवाजें थी, उनमें आपस में अनबन हो गई। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। रॉयल्टी को लेके लता जी का कहना था कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रफी साहब की अलग सोच थी, उन्होंने कहा कि एक बार पैसे मिल गए तो मिल गए, बाद में बार बार क्यों कमाना। तो इसको लेके खासा डिफरेंस हो गया दोनों में, और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ने साथ गाना बंद कर दिया। आज का जमाना होता तो कहते मत गाओ साथ में, हम तुम्हें अलग अलग गवा लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उस वक्त दोनों आर्टिस्ट आते थे, साथ गाते थे, तब रिकॉर्ड होते थे डुएट्स। एक बार फिर कुछ सिंगर्स के लिए ये आपदा में अवसर था कि लता के साथ जो गाने थे वो महेंद्र कपूर ने गाए, या किशोर कुमार ने गाए, या मुकेश जी ने गाए, और आशा जी के साथ मोहम्मद रफी ने गाया। जब एक फिल्म बन रही थी ममता, और उसमें डुएट होना था, उस डुएट के बिना भी काम चल सकता था, लेकिन प्रोड्यूसर की इच्छा थी, डायरेक्टर की इच्छा थी कि उसमें वो डुएट हो, और वो बड़ा रेलिवेंट डुएट है। अगर आप फिल्म में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मेन गाना लता जी ने गा दिया था, डुएट के लिए वो तैयार नहीं थी। तब एक आवाज ऐसी आई जो ऑलमोस्ट लता जी जैसी थी। अभी हाल में ही उनका निधन भी हुआ, सुमन कल्याण। तो गाने दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। ये चूंकि हम लोग उसको दोबारा गा रहे हैं, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, आप चाहे लता की आवाज करें चाहे सुमन जी करें, ऑलमोस्ट सेम थी। थोड़ा सा 19-20 का अंतर होगा तो होगा, कई गानों में तो फर्क पता ही नहीं चलता। पर ये गाना बहुत खूबसूरत है। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ गाना है, और रोशन साहब का इसमें संगीत है। ममता फिल्म है। स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। हम इस जहां में मिल न पाए तो यकीन है मिलेंगे उस जहां में। तब्दील होगी इस ज़मीन की ये कहानी।
लता जी और रफ़ी साहब का ब्रेकअप हुआ तो देव साहब और एस डी वर्मन ने ज्वेल थीफ में दोनों को समझा बुझा के दिल पुकारे गाया और फिर देन पैचअप हो गया था। अच्छा हुआ, इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी था ये पैचअप होता। अब हम जिस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी दो कहानियां मैं सुनाना चाहता हूँ। पहली कहानी मैं इसकी ये तो नहीं कहता कि ये 100% सही है, मैंने भी किसी से सुनी है। सलीम जावेद सब लोग जानते हैं उनको और बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं। जब वो दीवार लिख रहे थे और यश चोपड़ा साहब ने साइन किया तो शशि कपूर को ये कह के साइन किया कि आप हीरो हैं और अमिताभ बच्चन थोड़ा नेगेटिव रोल में रहेंगे वहाँ पे। शशि कपूर ज़्यादा बहुत सीनियर थे इन टर्म्स ऑफ एज भी और फिल्मों में पहले से थे वो, तो ये अग्री बहुत बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो देखा कि यार ये अमिताभ बच्चन के पास बड़े बड़े डायलॉग आते हैं, मैं जमीन पे फेंके हुए पैसे नहीं लेता और जिसने तुम्हारे हाथ पे क्या वो मैं पहले साइन नहीं यही था ना, पहले साइन नहीं करूंगा, पहले उस आदमी के साइन लेके आओ। तो शशि साहब इन सीन में बैठे रहते थे और अमिताभ बच्चन डायलॉग मारते रहते थे। तो एक दिन पहुंचे सलीम जावेद के पास, ये बात कुछ ठीक नहीं है, ये क्या किया आपने, हीरो तो मैं था। तो जावेद साहब ने कहा, देखिए शशि साहब, अमिताभ बच्चन के 100 डायलॉग इस फिल्म में हो, लेकिन आपका एक डायलॉग सब पे भारी पड़ने वाला है। और याद रखिएगा कि हीरो वही है जिसके पास, और ये हम सब जानते हैं कि हीरो वही है जिसके पास। अब जो लिरिक्स हम सुनने जा रहे हैं वो एक बहुत अच्छे गीत, बहुत ही सुंदर गीत सुदर्शन फाके साहब का है, मुझे बहुत पसंद है। जगजीत सिंह साहब ने गाया भी बहुत खूबसूरत ढंग से है। उसमें मैंने एक अंतरा लिखा है जो माँ को डेडिकेटेड है, सुनिए और अगर मन करे कि आंसू निकले तो निकलने दीजिए, रोकिएगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तेरी प्यारी थपकी कहाँ खो गई।
का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर। फिल्म इंडस्ट्री में लिरिसिस्ट एक से एक थे और कमाल का लिख रहे थे। साहिर साहब, मजरू साहब, हसरत साहब, शैलेंद्र, नीरज। तब रावलपिंडी से एक व्यक्ति आया सिंगर बनने के लिए। आवाज बहुत अच्छी नहीं थी, हीरो बनने का भी ट्राई किया, लेकिन फिर वो बन गए लिरिसिस्ट। और उसके बाद वक्त ऐसा गुजरा कि कोई और लिरिसिस्ट टिक ही नहीं पाया। 10, 12, 15 साल तक केवल एक व्यक्ति ने बॉलीवुड को रूल किया। नाम बताएगा कोई? आनंद बख्शी। और मेरी जावेद साहब से बात हो रही थी तो आनंद बख्शी के बारे में बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले आनंद बख्शी ने बहुत वाहियात गाने भी लिखे। वो साहब वही आदमी वाले आदमी बोल देते, उन्होंने बहुत वाहियात गाने भी लिखे, लेकिन उनके जितने अच्छे गाने हैं सारे के मिला लोगे तब भी नहीं होंगे उतने अच्छे गाने। और कुछ गाने तो ऐसे कमाल के हैं, वो जो गाना अब कीर्ति जी गा रही हैं वो वाकई कमाल का गाना है। और बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि उनका फेवरेट सॉन्ग है। ये भी चैलेंज था कि इसके आगे के लिरिक्स कैसे लिखें, कैसे उसी इमोशन को जो आनंद बख्शी साहब ने लिखा होगा उसको आगे बढ़ाया जाए। कि राजेश खन्ना के साथ वक्त गुजरता जा रहा है, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो सफर गुजरता जा रहा है, वहां पे कहां से वो शब्द आएंगे? कीर्ति जी की आवाज में सुनिए। यहाँ पे रिंकू जी कमाल करने वाले हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम,
अपने हाथों में जीना है मरना नहीं। अब जिस गीत की तरफ बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि गाना अपने आप में बहुत बोलता है। गीत कहें इसको, गजल कहें या कव्वाली कहें। और एक बार फिर मौका आ गया है कि आप लोग अपने हाथ खोलें और मोबाइल को किनारे रख दें और अपनी तालियों के साथ हमें ताल दें, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक गाना है। पिछले 4-5 साल में रेखता की वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया और मुझे बहुत पसंद है और बहुत इसमें म्यूजिकलिटी है। तो ज्यादा कुछ बोले बिना हमने तो उम्र भर का इरादा किया, हमने तो उम्र भर का इरादा किया और उसने बस एक पल का वादा किया और उसने बस एक पल का वादा किया। फिर भी हमको न कोई शिकायत नहीं, फिर भी हमको न कोई शिकायत नहीं और वादे पे उसके गुज़र कर लिया। ये बात सादगी तो हमारी ज़रा देखी, सादगी तो हमारी ज़रा देखी, एतबारा तो तेरे वादे पर किया। सादगी तो हमारी ज़रा देखी, सादगी तो हमारी ज़रा देखी, एतबारा तो तेरे वादे पर किया। सादगी तो हमारी ज़रा देखी, सादगी तो हमारी ज़रा देखी, एतबारा तो तेरे वादे पर किया। बात तो सिर्फ इकरार की मगर, बात तो सिर्फ इकरार की मगर, इंतज़ारा होगा उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखी, सादगी तो हमारी ज़रा देखी, एतबारा तो तेरे वादे पर यहाँ पर एक मिनट, जिगर मुरादाबादी का नाम आप सबने सुना होगा और उनका एक शेर है जो बहुत कोट होता है, ये इश्क नहीं बस इतना एक आग का और डूब के जाना है। तो जिगर साहब को सलाम और उनके इस शेर से उठता हुआ मैंने एक मिसरा लिया जो अब गीत दीजिए आपके सामने। इश्क है रात का एक दरिया जिगर, इश्क है रात का एक दरिया जिगर, शर्त से मरी जाना है
घर चले लोगों के उनकी तनख्वाह पर, घर चले लोगों के उनकी तनख्वाह पर, घर चले लोगों के उनकी तनख्वाह पर, हमने उनके करम पर गुजर कर लिया, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, एतबार आपके वक्त पर कर लिया, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, एतबार आपके वक्त पर कर लिया, बात तो सिर्फ रात की थी, बात तो सिर्फ रात की थी, इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, सादगी तो हमारी ज़िंदगी, सादगी तो हमारी क्या बढ़िया है। Very good. कीर्ति जी अच्छी सिंगर नहीं, परफॉर्मर भी आप लोग देख रहे होंगे, बताइए। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रखा। फराज की बात जब हम करने जा रहे हैं तो कहते ना उस्तादों के नाम लेते वक्त अपने कान को थाम लेना चाहिए। फराज की गजलों की कोई बराबरी कर नहीं सकता, मैं तो एकदम ही नहीं। दो शेर मैंने फराज की उस गजल पे गए, वो गजल जो इतनी मकबूल है, इतनी फेमस है कि उसको शायद हर गायक ने गाया है। नूरजहां, जगजीत सिंह ने गाया ही है, रूना ललन ने गाया है, मेहंदी हसन ने गाया है। शायद ही कोई ऐसा सिंगर, बड़ा सिंगर हो जिसने ये गजल ना गाई हो। और जब बड़े सिंगर की बात हो रही तो एक और बड़ी सिंगर मैं बगल में, वो भी गाएंगी और ये दो शेर भी बहुत जहनियत वाले शेर हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। और बताइएगा मुझे कि क्या जरा सा भी मैं फराज के नजदीक पहुंच सका या नहीं, ये आपके हाथ बता सकते हैं मुझे। देखिएगा, सुन के बताइएगा। मेरे ख्याल से ये गजल और एक कॉम्पोजिशन में अपने आप में इतनी बड़ी बहुत है कि बड़ी। जो गाता है वो बड़ा हो जाता है। वाकई
आपकी बेगम का नाम अख्तर है? नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। और बेगम अख्तर के बिना गजल की महफिल पूरी नहीं होती। जी जी बिल्कुल लगनी चाहिए, और बहुत अकीदत से मैं उनका नाम देता हूँ। बहुत शुक्रिया याद करा। हम दूसरों की बेगम का नाम लेते हैं तो हमारी बेगम नाराज हो जाती है। सर ये फरीदा खानम साहब का सबसे पॉपुलर हो रहा है। जी, अब बस हम महफिल के ढलान पे हैं। सिर्फ 3 पेशकश और हैं, और तीनों ही बहुत चुनी हुई और आपको मजा आने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये वो गाना है जिसको गाते वक्त मुकेश साहब रो दिए थे, और इस गाने में ये गाना डुएट है, पर हम यहाँ पे इसको कोरस के रूप में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप गाएं, और जी खोल के गाएं और झूम के गाएं। आप सबकी जबान पर ये गाना है। शायद फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सुरीले गानों में से एक होगा। लेट्स हैव इट। जब तक चले सांसें, ये प्रीत दीवानी मैं भी गा सकता हूँ। फिर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब हम बस 2 प्रस्तुतियाँ और हैं।
और दोनों ही हमारी तरफ से, हम सारे आर्टिस्ट की तरफ से आपसे कुछ इसरार करने वाले हैं। और सुनिए आप क्या इसरार करने वाले हैं। गाने में जो 3 शेर आप लोग सुन चुके हैं, मुझे याद होंगे। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद क्या हो सकता है कि जो रोक रहा है वो और क्या क्या कह सकता है? वो 2 अंतरा हैं जो कीर्ति जी गाएंगे।
तो ये जो गीत है मैं फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बीपी जी बताएंगे। पर यहाँ पर कहानी ये है कि स्टार्ट कर चुका है हीरो की मत जाओ, लेकिन वो एक बात से परेशान है कि उसको रोज यही बोलना पड़ता है अभी मत जाओ छोड़। तो इसके आगे क्या हो सकता है, वो अंतरा जब आएगा तब आप सुनिएगा जो मैंने लिखा है। पहले नॉर्मल वाला अंतरा, ये गाना चूंकि इसमें मुखड़ा नहीं है तो हमें पहला अंतरा गाना पड़ा है। अभी तक आपने जितनी प्रस्तुतियां सुनी उसमें मुखड़े ओरिजिनल थे और अंतरे या शेर नए थे जो मैंने लिखे थे। इसमें मुखड़ा एक है जो अंतरे के साथ मर्ज्ड है, वो आप सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत है। साहिर साहब, आप लोग ने गाना आपको बताइए तो मुझे कुछ बताना नहीं। साहिर साहब, देवानंद, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, जयदेव। आखिरी गाना गाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी खूबसूरत ऑडियंस आज मिली है मुझे। आज इतना इतना आराम से सुकून से सुन रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच दिल से। और ये जो जी ज़रूर ज़रूर, और ये जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैं सर के साथ करना चाह रही थी, लखनऊ से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है इस खूबसूरत चीज़ को शुरुआत करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, उसके लिए दोबारा आपको बुलाना पड़ेगा, कुछ तो मैं छोड़ के जाऊँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा, क्योंकि जितना आप लोगों से हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, हम दोबारा ऐसा कुछ और नया और अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो वी नीड ऑल दिस लव फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर टुडे। Shit.